अच्छा, तो आज हमें क्या पढ़ना है? अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां थी वो हमने पढ़ ली थी, है ना। आज हमें उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की एक स्थिति जो है वो हमें पढ़नी है। ठीक है, अच्छा देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? उत्तल लेंस बना लेना है। उत्तल लेंस हमारा अवतल लेंस जो है इस तरीके का बना होता है, ये आपको मालूम है ना। और क्या पता है हमको, इसको बीच से यहाँ से ऐसे मुँह कच जाती है, ये इसकी मुँह कच है। ठीक है बच्चों, और ऊपर से इस तरीके से हमने रेखा खींच दी इसको अर्धक करते हुए। तो ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं ना। यानी यहाँ से जो प्रकाश किरण जाएगी वो कैसे जाएगी? बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। ठीक है, अब देखो हमारी जो वस्तु है वो मान लेते हैं इसका जो फोकस है यहाँ से, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया। ठीक है, और ये मान लेते हैं यहाँ पे फोकस है। ठीक है, इधर एक दूसरा फोकस है, बात समझना। अब देखो एक चीज़ समझिए, जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था दर्पण में, उत्तल दर्पण के लिए हमने पढ़ा था ना, तो उत्तल दर्पण के लिए एक स्थिति होती थी, मतलब हम वस्तु को कहीं पे भी रखें, कहीं पे भी रखें। ठीक है, प्रतिबिंब जो बनता है उसकी स्थिति और वो उसकी प्रकृति हमेशा समान रहती थी। ऐसे ही बिल्कुल इसमें भी होगा। ठीक है, तो मान लिया वस्तु को हमने यहाँ पे रख दिया, इस जगह पे, कहीं पे भी तुम रखो, बात समझ पा रहे हो? यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं पे भी। ठीक है, तो हमने मान लिया ये वस्तु को यहाँ रख दिया, ये हमारी वस्तु है और इस वस्तु का नाम जो है बच्चों AB है। ठीक है, तो जब हमने यहाँ वस्तु को रख दिया तो पहली प्रकाश की किरण निकलेगी। अब पहली प्रकाश की किरण हमको मालूम है, जो प्रकाश की किरण जाएगी, ठीक है, ये मुख कक्ष के समांतर प्रकाश किरण जाएगी और उत्तल लेंस से लेंस से निकलने के पश्चात ये क्या हो जाती है? अवतल लेंस से निकलने के पश्चात ये क्या हो जाती है? अपसारित हो जाती है ना, ये फैल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी ऊपर की ओर। ठीक है, इस तरीके से निकल जाएगी ना। ठीक है, तो पहली प्रकाश किरण तो ऐसे निकल गई, क्लियर। अच्छा, अब दूसरी प्रकाश की किरण जो हम बच्चों लेंगे वो कहाँ से जाएगी? तो प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी, ऐसे। तो प्रकाशिक केंद्र ये है, तो यहाँ से होकर के जाएगी इस तरीके से। तो जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है, हमें मालूम है वो बिना विचलित हुए वैसे ही सीधी निकल जाती है, तो पता है ना हमें, हम पढ़ चुके हैं ये। अच्छा, तो अब ये जब एक ये प्रकाश की किरण इधर जा रही है, एक प्रकाश की किरण इधर जा रही है, दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो मिलेंगी कहाँ? प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। लेकिन नहीं बनेगा, कैसे बनेगा उसको देखिए कैसे बनेगा। इसको अगर हम ये वाली प्रकाश किरण को पीछे की ओर बढ़ाएं, ऐसे 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 बढ़ाएं, ठीक है, ऐसे अगर बढ़ा दें, इस प्रकाश की किरण को क्या करें? पीछे की ओर बढ़ा दें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये जो है यहाँ पे कट कर रहा है ना, तो जब कट कर रहा है तो इसका मतलब यहीं पे आपका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा देखिए आप लोग बच्चों, सीधा बनेगा। बनेगा कि नहीं? बनेगा ना सीधा। अच्छा, तो इस प्रतिबिंब का नाम हो गया A' B'। ठीक, तो प्रतिबिंब अब कैसा बना? तो देखिए पहले कैसा दिख रहा? सीधा दिख रहा है, फिर कैसा दिख रहा है? वस्तु से छोटा दिख रहा है, और जब चूंकि हमने पीछे की ओर मान लिया, बढ़ा दिया है, तो काल्पनिक बन रहा है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? और लेंस के पहले बन रहा है, ये कह सकते हो। ठीक है, जहाँ पे लेंस रखा उसके पहले जहाँ वस्तु वहीं पे बन रहा है। ठीक, तो स्थिति हम बता देते हैं। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? लिख लो बच्चों, प्रतिबिंब पहले तो बताओगे काल्पनिक बनेगा, क्योंकि ये वास्तविक तो है नहीं, काल्पनिक बनेगा। दूसरा बात का बताओगे कि वस्तु से छोटा बनेगा। फिर बच्चों कैसा बनेगा? तीसरी पॉइंट में बताओ कि सीधा बनेगा। ठीक है, और इसके बाद एक और लिख लो, ये यफ है तुम्हारा, यफ फोकस, और ये लेंस है, इसके बीच आप लिख लो। ठीक है, या ये बता दो कि लेंस जो है आपका उसके पहले जैसा आप लिखना पाओ। ठीक है, तो बता दो यफ यानी फोकस तथा लेंस के बीच बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ये 4 स्थितियां आपको याद रखनी है। तो हमने पढ़ लिया है कि अवतल लेंस की केवल एक स्थिति होती है। अब इस वस्तु को उठा करके तुम चाहो जहाँ पे रख दो, प्रतिबिंब हमेशा ऐसा ही बनेगा, उसकी स्थितियाँ ऐसी ही रहेंगी। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए जल्दी से। फोकस और लेंस के बीच। हाँ, ये फोकस है और इसके लेंस के बीच में ही तो बना है आपका प्रतिबिंब, तो फोकस और लेंस के बीच में बनेगा। ठीक है, नोट करिए। तो अब हम पढ़ेंगे गोली लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। ठीक है, तो इसमें जो चिन्ह परिपाटी प्रयोग में आती है, तो हमने आपको दर्पण के लिए भी चिन्ह परिपाटी पढ़ाई थी ना, बिल्कुल उसी प्रकार की चिन्ह परिपाटी इसमें प्रयोग में आती है, जिसको हम निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह परिपाटी
कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह परिपाटी में आपको मालूम है बच्चों कि इस तरीके से अगर देखा जाए, ये एक्स अक्ष हो गए, ये वाई अक्ष हो गया, तो हमको मालूम है ये वाला पॉइंट मूल बिंदु होता है और इस मूल बिंदु को निर्देशांक 0,0 होते हैं ना। और इस तरफ अगर चलेंगे, इस तरफ, ठीक है, यानी हम अगर दाईं ओर चलेंगे तो ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा होती है, इधर चलेंगे बाईं ओर तो ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा होती है, ऊपर चलते हैं तो वाई अक्ष की धनात्मक और नीचे चलते हैं तो ये ऋणात्मक दिशा होती है। इतनी बात आप समझ लो, बिल्कुल यही वाला नियम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। यानी कि अगर हम प्रतिबिंब बनाएंगे लेंसों के द्वारा तो उसमें जो दूरियां होंगी बिल्कुल इसी नियम के तहत हम फॉलो करेंगे। कैसे, देखिए आप पहले एक बात और याद रखिए कि जब भी लेंसों पे प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, जब भी लेंसों पे प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, जो किरण जो होती है किसी वस्तु की वो हमेशा बाईं ओर से डाली जाती है, ठीक है। किधर से देखो, अभी कितनी पहले हमने उत्तल लेंस के लिए पढ़ा था, उत्तल लेंस के लिए पढ़ा था तो सारी किरणें बाईं ओर से तो डाल रहे थे, तब प्रतिबिंब बन रहा था। इसके बाद अवतल लेंस के लिए भी एक स्थिति पड़ी तो वो भी हम बाईं ओर से ही डाल रहे थे। तो ये बात अपना नियम याद रखना, ठीक। अच्छा, अब देखिए बच्चों, जैसे दर्पण में भी ऐसा होता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये हमारा पॉइंट जो है यहाँ पे, ये हमने कौन सा लेंस लिया है, तो अवतल लेंस लिया है, ये हमने अवतल लेंस लिया है और ये प्रकाशिक केंद्र है। बात समझना बच्चों, ये प्रकाशिक केंद्र है। इस प्रकाशिक केंद्र को हम जैसे यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति में 0,0 लिए हैं, तो इस प्रकाशिक केंद्र को हम मान लेते हैं 0,0, ठीक है, मूल बिंदु। बात समझ पा रहे हो। अच्छा, अब यहाँ से इधर की जितनी दूरियाँ होंगी, यहाँ से इधर की जितनी दूरियाँ होंगी बच्चों, उनको हम धनात्मक में लेंगे, क्या में लेंगे, सॉरी ऋणात्मक में उनको लेंगे, ठीक है। और इस तरफ जो दूरियाँ होंगी उनको हम धनात्मक में, ऊपर वाली जो दूरियां लेंगे उनको धनात्मक में लेंगे और नीचे वाली दूरियां जो होंगी ऋणात्मक में लेंगे। क्लियर। अच्छा, देखो इधर कैसे समझिए आप लोग बच्चों, जैसे यहाँ से यहाँ तक आपने देखा क्या, ये प्रकाशिक केंद्र है और यहाँ से यहाँ तक ये फोकस है, ये देख रहे हो ना फोकस, ये यहाँ से यहाँ तक फोकस है, तो ये फोकस दूरी हुई, तो फोकस दूरी क्या आएगी, एफ। लेकिन अगर चिन्ह के साथ अगर लिया जाएगा जब ये, तो यहाँ पे फोकस दूरी जो आपकी आएगी बच्चों वो कितनी आएगी, माइनस का एफ, क्योंकि देखोगे मूल बिंदु है, मूल बिंदु के इस तरफ ये माइनस का एफ आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो दूसरा पॉइंट कौन सा है, तो ये देख रहे हो यहाँ पे ये वस्तु है, वस्तु, और ये आपका लेंस है, ठीक है। तो लेंस से वस्तु की जो दूरी होती है बच्चों, उसको काय से प्रदर्शित करते हैं, यू से। क्या से प्रदर्शित करते हैं, यू से, ठीक है। तो यहाँ पे वस्तु की दूरी को हम काय से प्रदर्शित करेंगे, माइनस यू। काय से, माइनस यू से। भाई चिन्ह के साथ अगर करेंगे वैसे यू से प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन चिन्ह के साथ प्रदर्शित करेंगे तो माइनस यू, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पे ये प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसको काय से प्रदर्शित करते हैं, वी से, लेकिन चिन्ह के साथ जब करेंगे तो माइनस वी। तो प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है बच्चों, प्रतिबिंब की दूरी तो वो कैसे आएगी बच्चों, माइनस का वी। इसके बाद देखो, और देखो, अब यहाँ पे ये तो ठीक है, इधर की सब लिए तो माइनस में, अगर इधर दूरियां लेते तो सब प्लस में आती हैं। अच्छा, अब यहाँ से ऊपर की ओर चलें, ऊपर की ओर, तो अगर हम कहें बताओ प्रतिबिंब की या वस्तु की लंबाई कितनी है, तो यहाँ वस्तु की लंबाई कितनी देख रहा हो, ए बी है, तो वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई की बात करें तो वो कितनी है, ए बी है, ए बी है कि नहीं। लेकिन चिन्ह के साथ अगर लेंगे तो ऊपर वाली दूरियां कायम लेते हैं प्लस में, तो ये प्लस में आएगा, ठीक है। बात समझ पा रहे हो नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम प्रतिबिंब की बात करें, प्रतिबिंब की बात करें या प्रतिबिंब की लंबाई की बात करें, तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, ए डैश और बी डैश। बात समझ पा रहे हैं। तो प्रतिबिंब की लंबाई की बात करें अगर बच्चों, तो वो कितनी है कितनी, ए डैश बी डैश है, कितनी है, ए डैश बी डैश, लेकिन यहाँ प्लस के चिन्ह के साथ लेंगे क्योंकि ये दूरी ऊपर है, ठीक। तो न्यूमेरिकल में ये चिन्ह परिपाटी बहुत ज़्यादा उपयोग में आएगी, ठीक है। तो ये चिन्ह कैसे लगाना वो आप समझ गए। अगर आपको दाईं ओर की दूरियां लेनी है तो चिन्ह प्लस में आएगा, बाईं ओर की दूरियां लेनी है तो चिन्ह माइनस में आएगा, ऊपर की दूरियां लेनी है तो प्लस में, नीचे की दूरियां तो माइनस में। इसी प्रकार अगर इसमें हम उत्तल लेंस में देखें तो देखो कैसा बनेगा, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो उत्तल लेंस में आप देखोगे तो सबसे पहले फोकस दूरी देखोगे, ये है ना फोकस, ये है। अगर देखो एक चीज़ और समझिए, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस ये है, द्वितीय फोकस ये है, ठीक है। तो आपको इसीलिए इससे फोकस से मतलब है, ठीक। तो यहाँ से फोकस दूरी अगर देखोगे तो ये स्मॉल एफ आएगा, है ना, ये काय में आएगा, प्लस में, सॉरी हाँ माइनस में। फोकस दूरी जो आएगी काय में आएगी, माइनस में आएगी, क्योंकि ये मूल बिंदु हो गया आपका, तो ये काय में आएगा माइनस एफ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपकी वस्तु कहाँ है बच्चों, तो ये है। तो वस्तु की दूरी क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक यू होती है।
तो वस्तु की दूरी आप समझ जाना, हम वस्तु लिख दे रहे हैं, ठीक है, आगे दूरी तो माइनस का यू हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ है ना बाईं ओर, तो माइनस का यू। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा, देखो इधर बन रहा है, प्रतिबिंब यहाँ से यहाँ तक है, ये दूरी जो होगी v होगी। तो प्रतिबिंब की यहाँ पे दूरी कितनी होगी बच्चों, v है, होती है, ठीक है, लेकिन चिन्ह के साथ अगर लिखोगे तो माइनस का v, माइनस की ओर, नहीं सॉरी, चिन्ह के साथ लिखोगे तो प्लस का v, इस तरफ प्लस होगा, है ना, तो ये प्लस का v। अब देखो ऊपर, इधर देखेंगे, ऊपर देखेंगे। अब अगर हम बात करें वस्तु की लंबाई, तो यहाँ पे वस्तु की लंबाई की अगर बात करेंगे ये भी तो ए बी है, लेकिन चूंकि ये मूल बिंदु के ऊपर जो लंबाइयाँ होती हैं उसको काय में लेते हैं, प्लस में, तो ये प्लस में आ जाएगा, ठीक। अब नीचे अगर प्रतिबिंब की लंबाई की बात करें, प्रतिबिंब की लंबाई की अगर बात करें तो कितना है, ए डैश बी डैश है, लेकिन चिन्ह सहित अगर बात करें तो देखो प्रतिबिंब के नीचे है ना, प्रतिबिंब की लंबाई नीचे है ना, तो ये मूल बिंदु के नीचे जब वाई एच कैसा होता है, माइनस का होता है, तो ये माइनस चिन्ह के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप चिन्ह परिपाटी जान चुके होंगे किस हिसाब से हमको उपयोग में लाना है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में या अन्य चीज़ों में ऐसे ही चिन्ह परिपाटी हमें लगाना, तभी सवाल गलत सही होंगे आपके, नहीं तो वो गलत हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर, नोट कर लो जल्दी से, हो गया जी। देखो अब हम पढ़ेंगे लेंस के लिए u v तथा f में संबंध, ठीक है। इसके लिए सूत्र हम जो पढ़ेंगे वो देखेंगे, तो इसे हम लेंस सूत्र भी कहेंगे, ठीक है। पहले एक चीज़ समझिए, दर्पण के लिए हमने u v तथा f में संबंध पढ़ा था, पहले चैप्टर में पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को कि u v और f में संबंध दर्पण के लिए क्या होता था, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये होता था कि नहीं, ये दर्पण के लिए था, इसको हम दर्पण सूत्र भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये दर्पण के लिए था। लेकिन अब हमें पढ़ना है लेंस के लिए, ये चाहे उत्तल दर्पण के लिए लगाओ चाहे अवतल दर्पण, दोनों दर्पणों के लिए था, इसलिए अच्छा दर्पण सूत्र भी हम कह सकते हैं। अच्छा इतना तो आपको मालूम ही है कि u क्या है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी, v क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी, सॉरी आप प्रतिबिंब की दूरी, और f क्या है, दर्पण से, सॉरी या फोकस दूरी बता सकते हो, ठीक है, ये आपकी फोकस दूरी है। अच्छा इसके बाद देखो बच्चों, हम अब पढ़ेंगे लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र क्या होता है उसको देखिए आप, लेंस सूत्र क्या होता है, तो इसमें और उसमें बस जरा सा अंतर है। देखो बच्चों क्या होता है, तो ये 1/f बराबर ये होता है 1/v माइनस 1/u। देखो थोड़ा सा अंतर है, क्या है, देखो यहाँ पे 1/u है, चाहे इसको u आगे कर लो चाहे v कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि प्लस लगा हुआ है ना। इसमें क्या, देखो सबसे पहले 1/f यानी 1/, फोकस दूरी, फिर 1/v यानी 1/, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, माइनस 1/, लेंस से वस्तु की दूरी, ठीक है। यहाँ बस ये याद रखना आपको कि प्रतिबिंब की दूरी यानी प्रतिबिंब पहले आया है और वस्तु बाद में आई है, ठीक है। ऐसा ना कर देना 1/u माइनस 1/v, ऐसा ना करना आपको, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है, बात समझ पा रहे हो। तो यहाँ बस आपको माइनस चिन्ह याद रखना आ जाता है, ठीक, क्लियर। तो ये आपका हो जाएगा लेंस सूत्र, ये उत्तल लेंस के लिए भी लगेगा और अवतल लेंस के लिए लगेगा। यहाँ पे ये चित्र हमने इसलिए बनाया, यहाँ पे देख सकते हो कि ये वस्तु रखी है, तो यहाँ से लेंस से लेकर के वस्तु की दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ प्रतिबिंब उसका बन रहा है, तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी को हम v से प्रदर्शित करते हैं, और ये उसकी फोकस दूरी है तो उसको f से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो सूत्र याद रखना, ये दर्पण के लिए होता है, दर्पण वाले में प्लस होता है बीच में और लेंस वाले में माइनस होता है। लेकिन फ़र्क इतना है कि अगर माइनस आगे लगा, माइनस लग गया है, तो इसका मतलब पहले कौन आएगा, प्रतिबिंब, पहले कौन आएगा, प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब की लंबाई जो है कहाँ से कहाँ तक, लेंस से प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, यानी v आपका पहले आएगा, 1/v पहले आएगा माइनस 1/u, ठीक है। तो इस सूत्र को आप जल्दी से नोट कर लो। तो अब हमारा टॉपिक है रेखीय आवर्धन लेंस के लिए, ठीक है। तो ये जिस तरीके से हमने रेखीय आवर्धन दर्पण में पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरीके से ये लेंसों के लिए रेखीय आवर्धन होता है। अच्छा दर्पणों के लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र हमें मालूम है कि कोई दर्पण जो होता है उसके लिए रेखीय आवर्धन को m से प्रदर्शित करते हैं। तो m बराबर क्या होता था, माइनस का v/u। ये क्या होता है देखिए समझिए आप बच्चों, या ऐसे कह सकते हैं माइनस का v/u, एक ये सूत्र पढ़ा था हमने, और एक पढ़ा था m बराबर, ठीक है, ऊपर लिखेंगे y2/y1, या ऐसे लिख लो जैसे चाहो। ऊपर ये y2 क्या है, तो y2 आप बता सकते हो प्रतिबिंब की लंबाई, क्या है ये बच्चों, प्रतिबिंब की लंबाई, और ये है वस्तु की लंबाई, बात समझना, वस्तु की लंबाई, ठीक बच्चों। और यहाँ पे देखो, इधर
क्या यहाँ पे हमने रेखीय आवर्धन में पढ़ा था दर्पण के लिए, यानी किसी दर्पण के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, किसी दर्पण के लिए दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण से वस्तु की दूरी के ऋणात्मक अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये सूत्र हमने आपको पढ़ाए थे जब हम दर्पण का रेखीय आवर्धन पढ़ रहे थे। अच्छा, रेखीय आवर्धन का मतलब क्या होता है? तो जब किसी चीज़ को आप लेंस के द्वारा अगर देखो तो होता क्या है, वो चीज़ या तो बड़ी दिखेगी या तो बहुत छोटी होकर के दिखेगी, होता है कि नहीं? तो आवर्धन का मतलब होता है वो कितना साइज जो है डिफेक्ट हो रहा, बदल रहा है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? उसी लेंस की उसी क्षमता को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो, लेंस भी जैसे हमने दर्पण का रेखीय आवर्धन पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरीके से लेंस के रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है। ठीक है बच्चों, तो क्या इसमें पढ़ लेते हैं, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो मान लेते हैं रेखीय आवर्धन को हम या स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। कैसे? स्मॉल। तो अब आएगा बराबर, ऊपर क्या आएगा, प्रतिबिंब की लंबाई, ऊपर क्या आएगा बच्चों, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, तो ये आपको याद रखना है, रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, चाहे दर्पण के लिए हो चाहे लेंस के लिए हो, यही सूत्र होगा। ठीक, अच्छा, ये प्रतिबिंब की लंबाई को हम y2 से प्रदर्शित कर दें। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यानी m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई को हम y2 से प्रदर्शित कर दें और वस्तु की लंबाई को y1 से, तो सूत्र हमारा ये हो जाएगा। प्रतिबिंब की लंबाई का मतलब समझ पा रहे हो कि नहीं? पिछले अभी हमने जब वो प्रतिबिंब बनाया था ना, तो उसमें AB लंबाई थी, वही लंबाई को हमने y2 मान लिए। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? हाँ, तो यानी रेखीय आवर्धन y2 बटे y1। या फिर एक और सूत्र अगर लिखेंगे तो इसमें जो आएगा, देखो ऊपर y2 है यानी प्रतिबिंब की लंबाई है, तो दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम कैसे व्यक्त करते हैं, v से, और दर्पण से वस्तु की दूरी को u से। तो एक रेखीय आवर्धन का ये सूत्र मिल जाएगा, क्या कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण से वस्तु की दूरी के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, जरा सा अंतर आपको मिलेगा, लेंस का रेखीय आवर्धन का सूत्र जो होता है यहाँ पे धनात्मक होता है, जबकि यहाँ पे दर्पण में ऋणात्मक था। ये देख लेना आप लोग। ठीक है, दर्पण में यहाँ माइनस चिन्ह था लेकिन इसमें प्लस है। ठीक है, क्लियर? तो रेखीय आवर्धन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे इसको आप नोट कीजिए, फिर हम पढ़ते हैं लेंस की क्षमता। देखो, अब हम पढ़ेंगे लेंस की क्षमता। ठीक है, तो लेंस की क्षमता का मतलब क्या है, इसको समझिए आप। क्षमता से मतलब क्या होता है, जैसे अगर किसी भी व्यक्ति को, मान लो वो कोई कार्य करता है, जैसे तुम्हारा काम है क्या, पढ़ना, विद्यार्थियों का काम पढ़ना है। अब जो विद्यार्थी जितना ज़्यादा समय तक पढ़ेगा, ठीक है, उसकी पढ़ने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी कि नहीं? बात समझ रहे हो? यानी जो विद्यार्थी ज़्यादा समय तक पढ़ेगा, क्योंकि तुम्हारा कार्य क्या है, पढ़ना, तो ज़्यादा समय पर तक या ज़्यादा डेडिकेट होकर के जो पढ़ेगा उसकी क्षमता उतनी ही ज़्यादा, क्योंकि उसका कार्य क्या है, पढ़ना। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, और जो कम पढ़ेगा उसकी क्षमता उतनी ही कम। बात समझ रहे हो? जैसे एक अगर कोई मजदूर होता है, मान लो ईंटें चढ़ाना है उसको, ठीक है, तो दो मजदूर है मान लो, ठीक, एक पहला मजदूर जो है मोटा, खा पी के मोटा हो गया है, ठीक है, मतलब ज़्यादा मोटा नहीं है, और दूसरा एकदम पतला है। तो पहला मजदूर 1 घंटे में 100 ईंटें चढ़ा दे रहा है, और दूसरा मजदूर 1 घंटे में पतला दुबला है, 1 घंटे में 50 ईंटें चढ़ा पा रहा है। उनका काम क्या, ईंटों को ऊपर चढ़ाना है ना, तो किसकी क्षमता ज़्यादा हुई? मोटे वाले की, क्योंकि वो काम ज़्यादा कर पा रहा है ना, उसका काम क्या है, ऊपर चढ़ाना है ईंटों को, तो यानी मोटे वाले की क्षमता ज़्यादा, यानी एकांक समय में जो जितना कार्य कर ले रहा है। उसी प्रकार लेंस जो हैं, लेंसों का कार्य क्या होता है, बताओ? लेंसों का कार्य क्या होता है? लेंस किरणों को अभिसारित करते हैं या अपसारित करते हैं। बात समझना, क्या करते हैं? किरणों को अभिसारित करते हैं या अपसारित करते हैं। अब तुम्हारे पास अगर 2-4 लेंस दे दिए गए, और जो किरण को जितना ज़्यादा अभिसारित करेगा उसकी क्षमता उतनी ज़्यादा होगी, या जो जितना ज़्यादा अपसारित करेगा उसकी क्षमता उतनी ही ज़्यादा है। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं। ठीक है, यानी क्या बात समझ में आया बच्चों कि लेंस की क्षमता क्या है? तो कोई भी लेंस किरणों को कितना ज़्यादा अभिसारित या अपसारित करता है, यही क्षमता उसकी लेंस की क्षमता कहलाती है। ठीक है, देखिए समझिए इसको। पहले हमने यहाँ पे एक ले लिया है, ये पतला सा उत्तल लेंस, ये पतला सा उत्तल लेंस ले लिया है। बात समझना बच्चों,
एक हमने और दूसरा लेंस लिया है, ये थोड़ा सा मोटा है उससे। 2 लेंस हैं, देखना ध्यान, समझते रहना पहले, तभी आपको समझ में आएगा। ये पतला उत्तल लेंस है, ये भी तो उत्तल लेंस है, ये पतला है, ये मोटा है। अब देखिए इधर, समझना ध्यान से। अच्छा, ये अगर पतला है तो सबसे पहले ये देखो, जैसे हम अगर बात करें बच्चों कि जो वृत्त होता है, ये वृत्त का अगर हम इतना भाग काट दें तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसको बोलते हैं वक्राकार। क्या बोलेंगे? वक्राकार, यानी इसकी वक्रता ज़्यादा है। जो जितना ज़्यादा मुड़ा हुआ वो उसकी वक्रता उतनी ही ज़्यादा होगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, अगर यही एक वृत्त का एक छोटा सा भाग ही लिया, एक और वृत्त ले लें बड़ा सा, ये मान लो उसका छोटा सा ये भाग हमने ले लिया ये, और ये बहुत बड़ा वृत्त होगा, तो इसकी वक्रता ज़्यादा है कि इसकी? ये पहले बताओ। छोटे वाले की वक्रता ज़्यादा है, क्योंकि ये ज़्यादा मुड़ा हुआ है और ये कम मुड़ा हुआ है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ऐसे ही आप अगर यहाँ बच्चों देखोगे तो यहाँ पे 2 जो ये पतला लेंस बना है, तो इसका मतलब इसका जो वृत्त बन रहा होगा वो बड़ा सा बन रहा होगा कि नहीं? तो मतलब ये हुआ कि जो ये पतला वाला लेंस है, इस लेंस की वक्रता कैसी है? कम। पतले वाले लेंस की वक्रता कैसी है? समझते जाना आप लोग, कैसी है बच्चों? कम। अच्छा, वक्रता अगर इसकी कम है तो इसका मतलब ये 20 से अगर हम लाइन खींच दें तो ये तो आप जानते ही, इसे क्या कहते हैं? मुकच कहते हैं। ठीक है, इसकी ये मुकच होगा और यहाँ पे कहीं पे इसका वक्रता केंद्र होगा, दूर होगा ना, तो फोकस भी यहाँ पे कहीं होगा कि नहीं? होगा ना? क्लियर है इतना? अच्छा, तो यहाँ पे आप देख क्या रहे हो, लगभग फोकस इतनी दूरी पर होगा बच्चों। ठीक, अब इधर देखोगे, ये जो मोटा वाला लेंस हमने लिया, इसको थोड़ा और नीचे बना देते हैं, इसको थोड़ा हम और नीचे बनाते हैं। ये थोड़ा सा मोटा है ज़्यादा, ठीक है, ये ज़्यादा मोटा है। अगर ये ज़्यादा मोटा है बच्चों तो देख क्या रहे हो कि इसकी वक्रता ज़्यादा है। वक्रता कैसी है इसकी? ज़्यादा। ठीक, समझते रहना, तभी आपको समझ में आएगा चीज़ें। इसकी वक्रता है ज़्यादा, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो वृत्त बनेगा ये वाला, ये छोटा सा बनेगा ना। ठीक, तो इसका हम ये मुकच खींच देते हैं बच्चों। ठीक, तो वक्रता अगर ज़्यादा है तो इसका यहाँ पे वक्रता केंद्र आ जाएगा और इसका जो फोकस यहाँ पे आएगा कि नहीं? इसको यहाँ से खींच दे लाइन, तो यहाँ पे अगर देखोगे बच्चों तो जो फोकस दूरी आएगी तो इसकी फोकस दूरी तो इतनी ही बड़ी बनेगी, बताओ, यानी इसकी फोकस दूरी कम होगी। बात समझना, लेंस जितना ज़्यादा मोटा होगा उसकी फोकस दूरी उतनी कम होगी, यानी इसकी फोकस दूरी जो होगी कम होगी। बात समझते रहना बच्चों, इसकी फोकस दूरी कैसी है? ज़्यादा। इसकी वक्रता कम है, इसलिए फोकस दूरी कैसी होगी? ज़्यादा। समझते रहना, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक, अच्छा, अब एक चीज़ समझिए आप, ये वाला मोटा है, ये वाला पतला है। ठीक है, अब मुकच के समांतर अगर प्रकाश की किरण इसमें आएंगी, ऐसे मुकच के समांतर अगर प्रकाश की किरण इसमें भी आई और इसमें भी आई, समझना ध्यान से। ठीक है, प्रकाश की किरण अगर आएंगी बच्चों तो ये वाला क्या करेगा, इसमें मुकच के समांतर ये किरणें आ रही 2, इसमें भी मुकच के समांतर किरणें आ रही, तो ये क्या करेगा, मुख अभिसारित कर देगा ना। अभिसारित करेगा तो ये जा करके इस फोकस पे मिलेगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, ये वाला भी अभिसारित करेगा तो ये किरणें भी अभिसारित होकर के फोकस पे मिलेंगी। बात समझना आप ध्यान से। तो ये मोटे वाले ने देखो बेटा क्या किया कि मोटे वाले में जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं इनको जल्दी झुका दिया, पास में झुका दिया ना, जल्दी अपसारित कर दिया, और ये दूर में अपसारित कर पाया। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अभिसारित करने की क्षमता किसकी ज़्यादा हुई, पहले बताओ? इसकी, मोटे वाले की। ये किरणों को जल्दी झुका दे रहा है और ये देर में झुका पा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ इसकी क्षमता ज़्यादा हुई और इसकी क्षमता कम हुई, क्योंकि ये देखो ये इतनी दूर निकल गई तब जा करके ये झुका पाया। और पतला अगर लेंस होता बड़ा सा तो उसकी क्षमता और कम हो जाती, क्योंकि वो और दूर पे झुका पाता। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यहाँ से आपको कुछ बातें बेटा निकल के आई। ऐसे ही हम उसकी बात करेंगे अवतल लेंस की, उसमें भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ बातें निकल के आई क्या बच्चों, कि अगर कोई लेंस जितना ज़्यादा मोटा हो जाएगा उसकी क्षमता उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, या ये कह सकते हैं इस जिसकी फोकस जिस लेंस की फोकस दूरी, जिस लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होगी उसकी क्षमता उतनी ज़्यादा होगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जिस लेंस की फोकस दूरी जितनी कम, क्षमता उतनी ज़्यादा। फोकस दूरी जितनी ज़्यादा, क्षमता उतनी कम। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, अब हम आपको इनमें संबंध बताते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम बता दे रहे हैं बच्चों, यानी किसी लेंस की अगर वक्रता, ये देखो इधर हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, वक्रता
और 1/, फोकस दूरी। देखो पहले ये समझो बच्चों, किसी लेंस की वक्रता जितनी अधिक होगी, किसी लेंस की वक्रता जितनी अधिक होगी उसकी फोकस दूरी उतनी कम होगी। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? ये बात तो समझ में आ रही होगी, बताओ भाई। इस लेंस की देखो, इस लेंस की वक्रता कम है, इस लेंस की, ये आगे देखोगे, इस लेंस की वक्रता ज़्यादा है, इस लेंस की वक्रता ज़्यादा है तो इसलिए इसकी फोकस दूरी कम है। अच्छा, इस लेंस की अगर बात करेंगे तो इसकी वक्रता कैसी है? कम है। इसकी वक्रता कैसी है बच्चों? इसकी वक्रता कम है ना, तो इसकी फोकस दूरी कैसी होगी? ज़्यादा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, अब अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों फोकस दूरी जिसकी जितनी कम होगी, यहाँ देखो फोकस दूरी की बात करेंगे, फोकस दूरी प्रोपोर्शनल 1/, क्षमता। ध्यान से समझना बच्चों, इसकी देखो फोकस दूरी ज़्यादा कम थी ना, इसकी फोकस दूरी कम थी तभी तो इसने पास में झुका दिया। तो फोकस दूरी जितनी कम होगी, फोकस दूरी जितनी कम होगी बच्चों, फोकस दूरी जितनी कम होगी क्षमता उतनी ज़्यादा होगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इसकी फोकस दूरी कम है कि नहीं? तो फोकस दूरी जितनी कम उस लेंस की क्षमता उतनी ही ज़्यादा। इस लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा है ना, फोकस दूरी जितनी ज़्यादा बच्चों, फोकस दूरी जितनी अधिक उसकी क्षमता उतनी ही कम। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी यहाँ से आपको एक निष्कर्ष बेटा ये मिला कि किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बात नहीं समझ पाए? किसी लेंस की क्षमता जो होती है वो फोकस के या फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। अगर फोकस दूरी अगर किसी की ज़्यादा होगी तो क्षमता कम होगी, अगर फोकस दूरी कम होगी तो क्षमता ज़्यादा होगी। और ये एक संबंध तो वक्रता और फोकस दूरी में तुम जान ही चुके हो। ठीक है, बात समझ पाए कि नहीं? तो अब क्षमता तुम जान चुके होगे क्या होती है लेंस की। ठीक है, अब इसकी हम डेफिनेशन लिखा देते हैं। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है, नहीं समझ में आया तो बता देना। ठीक है, चलो देखो अच्छा परिभाषा पढ़ लेते हैं अब हम कुछ, है ना। क्या लिखा हुआ? लेंस की क्षमता, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित मतलब एक जगह पे मिला देना। तो ये काम कौन करता है? उत्तल लेंस। अपसारित यानी अवतल लेंस। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अपसारित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, अच्छा, लेंस की क्षमता को कैपिटल P द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद और लेंस की जो क्षमता होती है फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा, यानी P प्रोपोर्शनल 1/f, ये व्युत्क्रमानुपाती उल्टा है ना, विपरीत है। यानी फोकस दूरी अगर बढ़ेगी तो क्षमता घटेगी, अगर फोकस दूरी घटेगी तो फोकस दूरी अगर घटेगी तो क्षमता बढ़ेगी लेंस की। ठीक है, बात समझ पाए कि नहीं? ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब आप समझ गए होंगे बच्चों, है ना, उल्टा होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखो तो ये सूत्र आपको याद रखना है, P प्रोपोर्शनल 1/f। ठीक, इसके बाद देखो लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। ये बिल्कुल आपको याद करके रखना है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, जिसे कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक चीज़ और समझिए बच्चों कि जो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है तो एक डायोप्टर कितना होता है? एक डायोप्टर कितना होता है? ठीक है, तो एक डायोप्टर कितना होता है ये समझिए। ठीक है, तो किसी लेंस की क्षमता एक डायोप्टर कब होगी? यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो। कितनी हो? 1 मीटर। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उस लेंस की क्षमता एक डायोप्टर कहलाती है। ठीक है, क्या बोल देंगे यहाँ पे? यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उसकी क्षमता एक डायोप्टर कहलाती है, एक डायोप्टर होती है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बात नहीं समझ पाए? जैसे कोई लेंस है, मान लेते हैं ये लेंस है, ये एक बड़ा सा लेंस है
और इसकी फोकस दूरी यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर है। 1 मीटर तो जानते हो लगभग इतना 1.5 हाथ के बराबर है। इसकी फोकस दूरी इतना 1 मीटर के बराबर है ना। तो इसकी जो क्षमता होगी उसको हम क्या कहेंगे, 1 डायोप्टर। ठीक है। एक पॉइंट और बच्चों आप लिख लो कि जो उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है, ठीक है, वो धनात्मक होती है। कैसी होती है, धनात्मक, पॉजिटिव होती है। जबकि अवतल लेंस की जो क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता वो हमेशा ऋणात्मक होती है। ये बात भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, क्लियर। तो ये इतनी बातें जो है, अवतल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ठीक है, ये आप बात और नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लो इसे।